अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डीएनए और उसका स्ट्रक्चर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जब भी पढ़ाई की बात स्टार्ट होती है खासतौर पर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को कुछ और पता हो या ना हो, डीएनए के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, डीएनए। और डीएनए में मैं पहले सोच रहा था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उससे पहले डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन वो लेके प्रॉपर की न्यूक्लियस से डीएनए को उठा के उसका सारा स्ट्रक्चर वगैरह समझ के उसके बाद डीएनए को पकड़ लें। लेकिन वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, घंटे 2 घंटे से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हम उसको पार्ट्स में करेंगे। तो सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे डीएनए पे जब तक बोलते जाओ वो ख़त्म नहीं होता। तो डीएनए का स्ट्रक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा बेसिक से हम स्टार्ट लेंगे और इसको मुकम्मल तरीके से समझेंगे, क्योंकि डीएनए कोई 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टॉपिक नहीं है। पूरी बायोलॉजी में जब तक बायो पढ़ोगे या जब तक उसको अप्लाई करोगे तुम्हें डीएनए का पता होना चाहिए। तो इस वजह से डीएनए को हमने बहुत ही कीनली इसको स्टडी करना है, इसको समझना है, इसका स्ट्रक्चर समझना है, उसकी प्रॉपर टर्म्स हैं उनको समझना है। कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, मुश्किल नहीं, बड़ा इजी सा और मजे का टॉपिक है। लेकिन टॉपिक हमारे पास क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हम स्ट्रक्चर पे बेसिकली फोकस करेंगे डीएनए के। डीएनए फुल फॉर्म क्या है, ये इस बहुत सारी बातें पता लग जाती है। डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसा ही है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम देखो, जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल एंटिटीज के लिए। तो यहाँ पर देखो, अगर ये न्यूक्लिक एसिड है, इट्स मीन कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, न्यूक्लिक एसिड से बिलोंग करता है, और वो भी कौन सा, पॉलीन्यूक्लिक एसिड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं। इस चीज को हमने सारों के इसको समझ लिया। तो जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारे जहन में कौन सा स्ट्रक्चर आता है, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है ना। बेसिकली यही हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है। लेकिन हमने समझना है कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बना और इसके डिफरेंट पार्ट्स के क्या काम है, डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या नाम है, वो सारा फंक्शन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इस चीज को समझना है। ये समझ आ गया तो हमारे पास आधी बायोलॉजी में वैसे ही समझ आ जाती है। फुल फॉर्म डीएनए का क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी के साथ एक और नाम अक्सर आता है, वो है आरएनए। क्या है, आरएनए। आरएनए हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए। तो फर्क इसमें ये वाला आता है, हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या फर्क आता है। तो फर्क इसमें यहाँ पे आ जाता है। तो हम अब स्टार्ट लेंगे डीएनए से। तो डीएनए को किसी भी बुक में उठा ले तो वो कहते हैं कि डीएनए हमारे पास है एक न्यूक्लियोटाइड है कुछ नाइट्रोजनियस बेसिस का। अजीब सी वो डेफिनेशन जो है वो हमें बताई जाती है। तो पहले हमने डीएनए को समझना है, उसके बाद डिफाइन करना, सब कुछ करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डीएनए को देखना है और ये स्ट्रक्चर जहन में रखो, ये वाला स्ट्रक्चर जहन में रखो। आखिर में हमने ये स्ट्रक्चर बाहर निकालना है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास, इसको मैं कोने पे लिख देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बना लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास आज पढ़ने वाला अजीब सा डीएनए बना दिया, लेकिन छोड़ो खैर। सबसे पहले हमने देखो डीएनए का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में 3 चीजें बेसिक होती है। कितनी चीजें, 3 चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 1, उसके बाद 2 और 3। एक हमारे पास सबसे बेसिक डीएनए के स्ट्रक्चर में, जब हम इसकी बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, देखो बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट लेकर हम सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री इसकी देखनी है डीएनए की। 3 इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है पेंटोज शुगर। क्या है हमारे पास, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होगा, किसमें 5 कार्बन वाला शुगर है। कितने कार्बन वाला शुगर है, 5 कार्बन वाला। दूसरा इसमें होगा हमारे पास एक नाइट्रोजनियस बेस। क्या है हमारे पास, नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस का मतलब क्या है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स भी होगी और वो एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो काम करेगी, इसकी वजह से वो बेस के तौर पर काम करता है, तो वो नाइट्रोजनियस बेस हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें हमारे पास है फॉस्फेट का ग्रुप। क्या है हमारे पास, फॉस्फेट का ग्रुप। ये 3 चीजें मिलकर हमारे पास पूरे डीएनए को बनाएंगी। कैसे बनाएंगे, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले पेंटोज शुगर को समझते हैं। पेंटोज शुगर क्या है, पेंटोज शुगर हमारे पास 5 कार्बन वाला शुगर कौन सा होता है। बायोकेमिस्ट्री में इस चीज को बड़ी डिटेल से इस चीज को समझा है कार्बोहाइड्रेट्स वाले लेक्चर में, मोनोसैकेराइड्स में, कि 5 कार्बन वाला जो शुगर होगा वो हमारे पास या तो राइबोलोज हो सकता है कीटो के फॉर्म में, या फिर राइबोज होगा एल्डो के फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो है ये एल्डो शुगर होगा। एल्डो शुगर का मतलब ये राइबोज है। क्या है हमारे पास, राइबोज। 5 कार्बन वाला शुगर क्या है हमारे पास, राइबोज। अब राइबोज का थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। राइबोज हमारे पास 5 कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5। एल्डो शुगर है तो हमारे पास ग्रुप होगा यहाँ पे पहले कार्बन पे, उसके बाद सारों के साथ OH लगा दो अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये सारों के साथ OH आ गया और जोड़ा है, इसको हाइड्रोजन से भर दो, वैलेंसी उसकी कंप्लीट करो। तो ये हमारे पास क्या है, एक राइबोज शुगर है।
ये क्या है हमारे पास एक राइबोज शुगर है, लेकिन ये ओपन फॉर्म में। पहले इसको हम ले आते हैं क्लोज फॉर्म में या रिंग स्ट्रक्चर में लाते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में देखो हम ये चीज काफी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब रिंग स्ट्रक्चर में लाना हो तो ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास एंडो ग्रुप, इसको और ये आखिरी से पहले वाला मतलब सेकंड लास्ट जो कार्बन है इनके दरमियान बनेगा बॉन्ड। कैसे बनता है वो, हाउ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर्स, तो वो वाला जो लेक्चर है वो देख लो, सारी चीजें आपको बड़ी डिटेल से समझाई होगी ये कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे हम इसको निकालते हैं किस स्ट्रक्चर में, रिंग स्ट्रक्चर में। तो रिंग स्ट्रक्चर में निकालते हैं तो सबसे पहले देखो ये वाला जो H है क्या है, ये वाला H वही बता रहा हूँ, ये वाला इधर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 कार्बन हो गए। इसका हम बनाते हैं, ये देखो मैं ये ऑक्सीजन कंसीडर कर रहा हूँ कि ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला, ठीक है, जो 5वें कार्बन पे था। ये ऑक्सीजन अभी अभी बॉन्ड बनाया इसने कार्बन नंबर 1 के साथ, किसके साथ, कार्बन नंबर 1 के साथ, और पहले से बॉन्डेड था कार्बन नंबर 5 के साथ। ऐसा ही है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है और 5 कह रहा हूं कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। ये पहला कार्बन, ये 4 कार्बन, ये वाला इस ऑक्सीजन की बात करिए जो बीच में आ रहा है, ये बेसिकली ये वाला ऑक्सीजन होता है जो 4 कार्बन के साथ अटैच हुआ। जो ये वाला ऑक्सीजन है उसने यहाँ से हाइड्रोजन को अगवा कर लिया था और उसको भगा के अपने साथ ले लिया, तो वो हमारे पास बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा, OH, और एक साइड पे इसका H आ जाएगा ऐसे। उसके बाद ये पहला कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन। उसके बाद ये दूसरे कार्बन के साथ ऐसे अटैच है। ये जो तीसरा कार्बन है ये क्या दूसरा कार्बन हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा कार्बन। फिर ये हमारे पास तीसरे कार्बन के साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन। ये तीसरा कार्बन चौथे कार्बन के साथ अटैच है तो ये हो जाएगा, और ये चौथे कार्बन के साथ हमारे पास ये ग्रुप अलग से ऊपर अटैच होगा इस तरह CH2OH की फॉर्म में, CH2OH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक साइक्लिक राइबोज शुगर बन गया। हमारे पास ये पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन होंगे, एक इसको मैं किसी और कलर से साथ लिख देता हूं ताकि पता चले। ये हमारे पास क्या है, ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन है। अब देखो ये जो इसके अंदर आ रहे थे इसको लिखते हुए बाहर लिख दो, OH अंदर आ रहा था इसको जो कार्बन नंबर 2 पे उसको भी बाहर लिख दो, ये OH हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी OH अंदर आ रहा था तो ये भी अब बाहर आ गया OH ऐसे। कार्बन नंबर 4 के साथ सिर्फ H था तो ये H हमारे पास हो गया, 5वें के साथ पूरा वो ग्रुप अटैच हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ अंदर होंगे हमारे पास HH वाले ग्रुप। ये बेसिक जो हमारे पास पेंटोज शुगर है उसका मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। इसमें अगर देखो कार्बन नंबर 2 पे भी OH अटैच है और कार्बन नंबर 3 पे भी OH अटैच है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, जिसके कार्बन नंबर वो वाला राइबोज शुगर जिसके कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों पे OH अटैच हो, इसको सिंपली हम बोलेंगे राइबोज। इसको क्या बोलेंगे हम, राइबोज, ठीक है। अगर ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये बात याद रखना, कौन सा वाला, कार्बन नंबर 2 जो है, अगर उससे मैं ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, क्या कर दूं, ऑक्सीजन रिमूव करके सिर्फ उस पे हाइड्रोजन आ जाए, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे पहले क्या था, OH था तो वो राइबोज था। अगर कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन हो जाए रिमूव तो उसके पीछे रह जाता सिर्फ हाइड्रोजन, उस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्योंकि कार्बन नंबर 2 से डीऑक्सी हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, डी का मतलब होता है दफा हो जाना, निकल जाना, तो डीऑक्सी मतलब कोई चीज निकल गई है, यहाँ पे ऑक्सी है तो ऑक्सीजन निकल गया, तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोज। क्योंकि कार्बन नंबर 2 से हमारे पास ऑक्सीजन है वो निकल चुका है, वो गायब हो गया, तो यहाँ पे होगा H, OH की जगह क्या होगा, H होगा, तो इसकी वजह से इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोज। तो इस जो हमारे पास डीएनए है उसका भी अगर नाम देखें तो वो डीऑक्सी राइबो है, वो क्या हमारे पास डीऑक्सी राइबो, तो इट्स मीन कि वहां पे जो पेंटोज शुगर होगा वो ये वाला स्ट्रक्चर होगा जिसके कार्बन नंबर 2 पे कोई ऑक्सीजन नहीं है बल्कि वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई उस वाले शुगर को हम क्या कहेंगे, डीऑक्सी राइबोज। क्यों, फिर बता रहा हूं, क्योंकि कार्बन नंबर 2 जो है वहां पे OH की जगह सिर्फ H लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, H लगा हुआ है। अगर यहाँ पे OH लगा हो तो फिर वो राइबोज होगा, और वो हमारे पास इन केस ऑफ RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसमें जो कार्बन नंबर 2 है उस पे ऑक्सीजन लगा होगा, उस पे ऑक्सीजन लगा होगा। इसको मैं यहाँ पे ऐसे बता दूं कि यहाँ पे अगर इसको मैं R कंसीडर करूं, मतलब ये कोई ग्रुप है और ये R हमारे पास 2 फॉर्म में हो सकते हैं, या तो OH की फॉर्म में होगा या H की फॉर्म में होगा, ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे या OH लगा हो सकता है या फिर H लगा हो सकता है। अगर OH लगा तो वो हमारे पास राइबोज है, वो क्या है, राइबोज, जो कि RNA के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, RNA के अंदर। अगर ये राइबोज के मतलब जो कार्बन नंबर 2 है उसमें R जो है वो H है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो वो हमारे पास होगा डीऑक्सी राइबोज। वो क्या होगा हमारे पास, डीऑक्सी राइबोज, और वो किस में होगा, वो हमारे पास होगा डीएनए में। वो किस में होगा, वो डीएनए में होगा। तो ये बात समझ आएगी कि डीएनए डीऑक्सी राइबोज कैसे हुआ, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से हमें समझ आ गई। तो यहाँ पर क्या है, H है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज।
इतनी बात समझ आ गई। पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाला है, उस 5 कार्बन में भी हमारे पास जो कार्बन नंबर 2 है उस पे ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन सिर्फ अटैच हुआ होता है, इसकी वजह से इसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोज। वैसे तो वो राइबोज शुगर है लेकिन कार्बन नंबर 2 पे उस पे ऑक्सीजन नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज डीऑक्सीराइबोज। तो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज आ गया कि ये एक पेंटोस शुगर है। इसको मैं मजीद जब आगे लिखूंगा तो मैं इसको याद रखना, इस वाले स्ट्रक्चर में लिखूंगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रा करने वाला, आगे जब भी होगा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ आ गया तो आगे जो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे वो ऐसे ड्रा करेंगे। ये हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर में हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। पहला कार्बन यहाँ कोना जो कार्बन को शो करेगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और यहाँ पे 5वां कार्बन होगा। यहाँ पे क्या होगा, 5वां कार्बन। तो इसके साथ अगर कोई और ग्रुप आके अटैच हो रहा है तो इट्स मीन कि कार्बन के साथ कुछ हो रहा है। तो ये जो आखिरी कौन है ये 5वां कार्बन है, ठीक है, ये 5वां कार्बन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अगर इसे मैं ड्रा करूं तो यहाँ पे H लगा होगा और यहाँ पे OH लगा होगा, तीसरे कार्बन पे क्या होगा OH। तो ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है। ये क्या है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज। मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, OH भी ड्रा और ये सबको पता है कि यहाँ पे ये वाली चीज आएगी। तो ये इसको मैं बेसिकली इस कंफर्मेशन में आगे लिखने वाला हूँ। तो ये हो गया हमारे पास क्या, डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर। ये हो गई चीज हमारे पास। अब आते हैं नाइट्रोजनस बेस की तरफ। अब नाइट्रोजनस बेस अलग से एक पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा इस पे बोला जाता है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो बनती कैसी है, ये वो क्या बलाए हैं, तो वो उतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे। राइबोज का तो इतना कांसेप्ट नहीं है इसलिए हम डिटेल में गए। नाइट्रोजनस बेस को अगर किसी ने डिटेल में पढ़ना है तो जो लेक्चर है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, वो देख ले, सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं डीएनए के केस में, क्योंकि हम डीएनए को पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस को नहीं पढ़ रहे, तो इतना पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्या है नाइट्रोजनस बेसिस है वो हमारे पास दो ग्रुप्स में हो सकती है। एक को हम बोलते हैं प्यूरिन्स, एक को क्या बोलते हैं प्यूरिन। एक हमारे पास है पायरिमिडीन, एक हमारे पास क्या है पायरिमिडीन। एक हमारे पास प्यूरिन है, एक हमारे पास पायरिमिडीन है। जो प्यूरिन्स होंगी वो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, मतलब इसमें एक से ज्यादा साइकिल होंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे ऐसे, ठीक है, जिसमें डिफरेंट नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन के वो हुए होंगे। तो इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा और कार्बन भी प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास एक होगा जिसमें डबल रिंग होंगे, दो रिंग्स होंगे, वो प्यूरिन बेसिस है। वो कौन सी रिंग्स है, प्यूरिन बेसिस। कुछ बेसिस ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ एक ही रिंग होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिंग होगा। तो ये 2 रिंग्स वाला है, जो प्यूरिन है वो क्या हमारे पास 2 रिंग्स वाले। जो पायरिमिडीन है वो हमारे पास एक रिंग वाले होते हैं। इतनी बात याद रखो। हम किसी चीज का स्ट्रक्चर इसका कैसे ड्रा होता है वो हम नहीं बता रहे, वो बुक में लिखा हुआ है। नहीं तो जो सिंथेसिस ऑफ पायरिमीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन वाले लेक्चर उसमें चीज हमने कंप्लीटली डिस्कस की हुई है, तो वहां पे देख लो। यहां पे इतना पता होना चाहिए नाइट्रोजनस बेसिस में जो हमारे पास बेसिकली दो ग्रुप्स हैं, एक को हम प्यूरिन्स बोलते हैं, एक को पायरिमिडीन बोलते हैं। प्यूरिन्स वाले जो होंगे उसमें 2 रिंग्स होंगे, जो हमारे पास पायरिमिडीन है उसमें एक रिंग होगा। तो ये जो 2 रिंग्स वाले इसमें बेसिकली हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं। प्यूरिन्स के अंदर भी 2 स्ट्रक्चर हैं। एक हम शो करेंगे ए से जो कि एडेनिन को शो करता है, दूसरा हम जी से शो करेंगे जिसको हम ग्वानिन बोलते हैं। तो एडेनिन और ग्वानिन जो है वो हमारे पास क्या है, प्यूरिन रिंग्स है। वो क्या है हमारे पास प्यूरिन रिंग्स है। प्यूरिन रिंग का मतलब क्या कि उसके अंदर 2 रिंग्स होंगे हमारे पास, हीट्रो डिफरेंट 2 रिंग्स होंगी। उसके बाद अगर पायरिमिडीन की बात करें तो इसमें 3 बेसिकली, मतलब टेक्निकली अगर इसको देखें तो इसमें हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। एक को हम बोलेंगे साइटोसिन, एक हम बोलेंगे यूरेसिल, दूसरा है हमारे पास थायमिन, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, समझ आ गई क्या क्या चीज है हमारे पास, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो इसको इन शॉर्ट हम कहेंगे कट, CUT, ठीक है, कट। अब इसमें जो यूरेसिल है वो इन केस ऑफ होगा किसके, वो इन केस ऑफ होगा हमारे पास RNA के, जबकि हमारे पास जो थायमिन है वो होगा इन केस ऑफ व्हाट, वो होगा हमारे पास इन केस ऑफ DNA। तो जब भी DNA का स्ट्रक्चर हम शो करेंगे तो उसमें यूरेसिल नहीं आएगा, तो उसमें थायमिन आएगा। और जब भी हमारे पास RNA का कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसमें थायमिन नहीं होगा, उसमें यूरेसिल होगा। तो ये दोनों हमारे पास डिफरेंट हैं। यूरेसिल RNA के केस में है और थायमिन हमारे पास है DNA के केस में। बाकी साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ये चाहे RNA की बात करें चाहे DNA की बात करें, उसकी नाइट्रोजनस बेसिस में ये 3 बेसिस तो हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन उसके बाद चौथी जो बेस है वो RNA के केस में होगी यूरेसिल और DNA के केस में होगी थायमिन। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस अगर हम DNA को पढ़ रहे हैं तो DNA में कितनी नाइट्रोजन बेसिस होगी, बेसिकली 4 हैं। एक हमारे पास एडेनिन है, एक ग्वानिन है, एक साइटोसिन है, एक थायमिन है, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो एडेनिन और ग्वानिन हमारे पास प्यूरिन रिंग्स हैं और साइटोसिन और थायमिन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कौन सी वाली रिंग, पायरिमिडीन की रिंग। तो ये बात भी समझ आएगी कि जो 4 हमारे पास बेसिस है वो हमारे पास एक एडेनिन है, एक ग्वानिन है, एक साइटोसिन है, एक थायमिन है। अगर RNA के केस में बात करते हैं तो फिर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है, उसमें थायमिन नहीं होगा, DNA में थायमिन होता है। ये बात भी समझ आ गई।
अब इसके हम रूल्स वगैरह वो नहीं पढ़ रहे, अब इस चीज को समझो। हमारे पास दूसरा क्या है, नाइट्रोजन बेस। तीसरा हमारे पास फास्फेट ग्रुप होता है। फास्फेट ग्रुप बेसिकली हमारे पास फास्फोरिक एसिड से डिराइव होता है। फास्फोरिक एसिड क्या है, फास्फोरिक एसिड हमारे पास है P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ये हमारे पास क्या है, एक फास्फोरिक एसिड है। अगर इसका मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, दोनों तीनों क्या कर दूं, हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो इन तीनों पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलेंगे फास्फेट ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, फास्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास तीसरा, तीन बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए के अंदर, पेंटोज शुगर जो ये वाला स्ट्रक्चर है, फिर नाइट्रोजनियस बेस, और फिर हमारे पास क्या है, फास्फेट ग्रुप। ये तीन समझ आ गई। अब इसको हम 1 बाय 1 जोड़ते हैं। इन तीनों को क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 आपस में जोड़ेंगे। आपस में जोड़ने का क्या फायदा होगा, अब इसको 1 बाय 1 समझो चीज को। ये चीजें समझ आ गई, दूसरे पर डीएनए का स्ट्रक्चर का कोई टेंशन ही नहीं आ रहा है। तो ये जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या मसला है इतना ज्यादा। सबसे पहले हम बेस कंसीडर, बेस क्या है, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे हम क्या, पेंटोज शुगर। क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक पेंटोज शुगर है। ये क्या है हमारे पास, एक ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ये हमारे पास अगर बेस है, तो अगर ये शुगर है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे H है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है, और यहाँ पे क्या है, OH है। यहाँ हमारे पास क्या है, OH है। तो कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास OH है, 2 पे H है। तो इसलिए ये डीऑक्सीराइबोज है। उस पे अगर कार्बन नंबर 1 के साथ जो हमारे पास बेस होगी, वो अटैच होगी हमेशा कार्बन नंबर 1 पे। किस पे अटैच होगी, कार्बन नंबर 1 पे। इसको मैं लिख देता हूँ, एक डब्बा बना देता हूँ। कोई बेस है हमारे पास, अब एक डब्बा मतलब एक रिंग वाला, तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, थायमीन कंसीडर कर सकते हैं या फिर साइटोसिन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो बेस है, ये हमारे पास क्या है, एक बेस है, नाइट्रोजनियस बेस है। ये जो नाइट्रोजनियस बेस है, वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुई होगी। कहाँ पे अटैच हुई होगी, कार्बन नंबर 1 पे। तो बेस एमसीक्यू है कि बेस जो है वो डीएनए में कार्बन नंबर, कौन से कार्बन नंबर पे अटैच हुई होती है, तो हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुई होती है। ये यहाँ पे अटैच होगी। तो इस स्ट्रक्चर को, जिसमें एक बेस और एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, कुछ और नहीं है, एक हमारे पास नाइट्रोजन बेस है और एक पेंटोज शुगर है जो कि आपस में कनेक्टेड है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, हमारे पास क्या, अगर डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस जो बेसेस हैं, चाहे वो एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन जो भी हो, लेकिन कोई बेस है पेंटोज शुगर के साथ अटैच होती है और कुछ अटैच ना हुआ हो, तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। वो क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड। अब तीसरी बात को समझो, ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब जो हमारे पास फास्फेट ग्रुप है, वो हमेशा यहाँ पे देखो क्या था, 5वां कार्बन, ये मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, CH2OH था, ऐसा ही था CH2OH। तो जो फास्फेट का ग्रुप है, क्या है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। वो जो फास्फेट का ग्रुप है, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे, O नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अब ये देखो कार्बन नंबर 5 है, क्या है, अब ये बॉन्ड कैसे बना, वो चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से बायोकेमिस्ट्री में। लेकिन जो फास्फेट ग्रुप है, वो पेंटोज शुगर के साथ कार्बन नंबर 5 पे अटैच होगा। फास्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, कार्बन नंबर 5 के साथ। तो फास्फेट ग्रुप यहाँ पे ये अटैच हुआ। अब जब हम वैसे न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, तो ये फास्फेट ग्रुप हमारे पास बेसिकली 3 होते हैं। कितने होंगे, 3 होंगे। मैं इसका ऐसे लिख देता हूँ, ये हमारे पास बेसिकली होंगे 3 फास्फेट ग्रुप। तब जब ये इसके साथ 3 फास्फेट ग्रुप भी अटैच हुए हों, एक पेंटोज शुगर भी और उसके साथ कोई बेस भी अटैच हो, मतलब तीनों चीजें जब आपस में अटैच हो जाए, कौन सा, फास्फेट ग्रुप, उसके बाद पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, जब तीनों आपस में कनेक्टेड हो जाए, तब उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है हमारे पास, एक न्यूक्लियोटाइड है। ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड में कोई फास्फेट ग्रुप नहीं होता, इसके अंदर फास्फेट ग्रुप नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फेट का ग्रुप अटैच होगा, ये इसका फर्क है। ठीक हो गया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का। मैं कह रहा हूं जब हम इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करेंगे, तो उस वक्त जो न्यूक्लियोटाइड होगा उस पे 3 फास्फेट ग्रुप होंगे, ये याद रखना। क्या होंगे उस पे, 3 फास्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड जिस पे कार्बन नंबर 2 पे क्या है, OH नहीं है बल्कि H है, डीऑक्सीराइबोज है, उसके साथ कोई नाइट्रोजनस बेस है और साथ में हमारे पास फास्फेट का ग्रुप अटैच हुआ है कार्बन नंबर 5 पे। ये न्यूक्लियोटाइड होगा मोनोमर ऑफ क्या, डीएनए। मतलब इस तरह के कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे डीएनए। मतलब ये इसका एक मोनोमर है, जैसे ये हमारे पास एक ईंट है, इस तरह की कई सारे ईंटें रख के हम पूरी दीवार पर खड़ी करेंगे, तो ऐसे ये एक मोनोमर है किसका, डीएनए का। अगर यहाँ पे OH लगा होता, बाकी सेम प्रोसेस है, अगर यहाँ पे OH लगा हो तो वो फिर मोनोमर होगा किसका, आरएनए का। लेकिन यहाँ पे OH नहीं है बल्कि H है, तो ये मोनोमर किस चीज का होगा, डीएनए का, जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड अटैच है। जब ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ
अटैच होंगे ना, तब ये दो जो न्यूक्लियोफॉस्फेट ग्रुप हैं ये रिलीज हो जाएंगे और एक फॉस्फेट ग्रुप आपस में रह जाएगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में। तब ये हमारे पास दो ग्रुप वहां पे रिलीज होते हैं, तो वहां पे फिर हम एक फॉस्फेट बनाएंगे। लेकिन वैसे अगर न्यूक्लियोटाइड को तुम लोगों ने शो करना है तो फिर ये हमारे पास तीन फॉस्फेट वाला, जैसे हम एटीपी में कहते हैं एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो उसमें भी एक एडेनिन ग्रुप होगा, एक पेंटोज शुगर होगा, उसपे तीन हमारे पास क्या होंगे, तीन हमारे पास फॉस्फेट के ग्रुप होंगे, लेकिन वहां पे ये OH होगा। तो वो एटीपी भी इसी की तरह स्ट्रक्चर की आएगी। अगर इसमें एक H जो है, एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दूं तो फिर ये ADP है, दूसरा भी रिमूव कर दो तो फिर AMP है, वो अलग से आ जाता है। यहाँ पे हमने समझना क्या था, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को, कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड जिसमें हमारे पास बेस और पेंटोज शुगर है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास बेस भी है, पेंटोज शुगर भी है, और हमारे पास कार्बन नंबर 5 पे क्या है, फॉस्फेट का ग्रुप भी अटैच है। ये बात भी समझ आ गई। अब हम न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे आपस में, न्यूक्लियोटाइड्स को। इस चीज को याद रखो। एक बात और समझो कि हमारे पास एक रूल है, उसको शार्गफ रूल बोलते हैं, ठीक है। शार्गफ रूल के मुताबिक कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल जिसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है, मतलब वो बेसिस से रिलेटेड, ये बात यहाँ पे समझो ताकि आगे समझ आ जाए। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल या फिर शार्गफ का रूल जो है वो ये कहता है कि जो एडेनिन है वो हमेशा मोहब्बत करेगा थायमीन के साथ, और जो साइटोसिन है वो हमेशा मोहब्बत करेगा ग्वानिन के साथ। ये बात क्या है कि जो एडेनिन है वो हमेशा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, थायमीन के साथ। साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ, और इसी के ऑपोजिट है, थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ बनाएगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बनाएगा। ये रूल है। कभी साइटोसिन थायमीन के साथ नहीं बॉन्ड बना सकता, और ग्वानिन जो है वो एडेनिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ पे जो ए है वो टी का आशिक है, और जो सी है वो फिर जी का आशिक है। ये रूल। फिर उसके बाद जो एडेनिन और थायमीन है उनके दरमियान हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे हमारे पास किसके अंदर, एडेनिन और थायमीन के अंदर। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर हमेशा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाला ज्यादा कभी हमारे पास बॉन्ड होगा, जबकि ए और टी के दरमियान जो बॉन्ड है क्योंकि वो दो हैं तो वो थोड़े से लूज होंगे, उनको ब्रेक करना इजी हो जाता है। जबकि सी और जी के दरमियान जो तीन बॉन्ड्स हैं, तीन बॉन्ड्स को ब्रेक करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये बात ये समझ आ गई, जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है कि जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस जब एक दूसरे के ऑपोजिट आती हैं, तो ए जो है, अगर ये हमारे पास ए है तो ये हमेशा टी के साथ क्या बनाएगा, ये हमारे पास ए है और ये टी है, तो इन दोनों के दरमियान हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के आपस में हमेशा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये अब तीन ही क्यों बनते हैं या दो क्यों बनते हैं, जब हम इसकी बायोकेमिस्ट्री देखेंगे ना नाइट्रोजनस बेसिस की, तो वहां पे हम देखेंगे कि साइटोसिन और ग्वानिन के केस में तीन हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, जबकि एडेनिन और थायमीन के केस में सिर्फ दो हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं। तो वहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, साइटोसिन और ग्वानिन के केस में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। लेकिन ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है, इसको समझो, इसमें मैं लिख देता हूं। ये क्या हमारे पास, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये एक रूल है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, हमेशा दूसरे अपने ऑपोजिट के साथ। ए का कॉम्प्लीमेंट टी है और सी का कॉम्प्लीमेंट जी है। तो जब भी तुम लोग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या डीएनए में कोई सीक्वेंस करोगे, मतलब ये ए टी सी जी में लिख देता हूं, तो ये अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा ए का ऑपोजिट क्या आएगा, टी आएगा, टी का ऑपोजिट ए आएगा, जो सी का ऑपोजिट है वो जी आएगा, और जी का ऑपोजिट सी आएगा। तो इस तरीके से तुम लोगों ने ऑपोजिट स्टैंड बनाना है। फिर ये ना हो कि टी के सामने तुम लोगों ने जी लिख दिया, वो गलत होता है। तो यहाँ पे ए और टी के दरमियान दो बॉन्ड, ए और टी के दरमियान दो बॉन्ड, सी और जी के दरमियान तीन बॉन्ड, जी और सी के दरमियान भी तीन बॉन्ड। तो इस तरीके से फिर ये पेयरिंग होती है, इसको कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, नाइट्रोजन बेसिस की जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, जिसमें ए हमेशा किसके साथ बनाएगा, टी के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि सी हमारे पास जी के साथ या साइटोसिन ग्वानिन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के। ये बात समझ आएगी। अब हम आते हैं पीछे अपनी तरफ। हमने न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना है। किसको जोड़ना है, तो न्यूक्लियोटाइड्स के मैं यहाँ पे स्ट्रैंड ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, अभी हम इसको ड्रा करेंगे, टेंशन ना लो। ये हमारे पास तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक हो गया। ये हमारे पास तीन न्यूक्लियोटाइड है जो आपस में एक दूसरे के ऊपर अभी जुड़ने वाले हैं। तो अगर इस न्यूक्लियोटाइड को देख रहे हो तो अब इसका ये वाला क्या होगा, हमारे पास ये पहला है, ये पहला कार्बन है, इसका भी ये पहला कार्बन है, इसका भी ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, ये भी तीसरा कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, ये भी तीसरा कार्बन है जिसके साथ OH जो है वो अटैच है। ये समझ आ गई। उसके बाद ये जो हमारे पास पांचवा कार्बन है उसके साथ क्या अटैच है, उसके साथ हमारे पास अटैच है फॉस्फेट का ग्रुप, ऐसा ही है। इसी तरह इसके पांचवें के साथ भी क्या अटैच है, फॉस्फेट का ग्रुप, और इसके पांचवें के साथ क्या अटैच है, फॉस्फेट का ग्रुप। ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है।
अब इस चीज को समझो, यहाँ पे मैं बिल्कुल कहता हूँ कि इसके साथ एक बॉक्स बना लेता हूँ, कितने बॉक्स बना लेता हूँ, एक बॉक्स, इसके साथ दो बॉक्स बना लेता हूँ, ये हमारे पास दो बॉक्स है, इसके साथ भी एक बॉक्स बना लेता हूँ। एक बॉक्स का मतलब क्या है कि एक रिंग वाले, तो एक रिंग वाले क्या है, पायरामिडीन है, तो इसमें से कोई भी पायरामिडीन मैं कंसीडर कर लेता हूँ। बिल्फर्ज मैं कहता हूँ कि ये टी है, ये क्या हमारे पास टी है, ये दो रिंग वाला इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये जी है, गवानीन है प्यूरिन रिंग में, और ये वाला इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये सी है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक रिंग वाला है, तो ये एक सी है, एक जी है, और एक हमारे पास क्या है, टी है। अब ये आपस में नहीं जुड़े, ये जो है नाइट्रोजनस बेस है। अब ये बेसिस का कंसीडर ना करो, यहाँ पे आओ, ये जो कार्बन नंबर 5 है इसका फास्फेट ग्रुप, और जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 है, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड एक ये न्यूक्लियोटाइड, इनमें से जो एक का न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 है C5, उस पे क्या अटैच होता है, फास्फेट का ग्रुप होता है, जबकि दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3, ये वाला 3 कार्बन है ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये इसका पांचवा और इसका तीसरा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 का जो OH ग्रुप है, अब ये फास्फेट और ये OH ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, उसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब इसकी बायोकेमिस्ट्री में जाओगे तो फिर वहां पे पता चलेगा कि बेसिकली यहाँ पे दो स्टेरिक बॉन्ड बन रहे हैं, दो स्टर के ग्रुप जो है ना वो क्रिएट हो रहे हैं, एक इस साइड पे होता है एक इस साइड पे होता है, और वो दोनों आपस में फास्फेट के जरिए अटैच हुए थे, इसकी वजह से उसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दो स्टर बॉन्ड वाला फास्फेट का ग्रुप। तो ये जो हमारे पास फास्फेट ग्रुप है कार्बन नंबर 5 पे एक न्यूक्लियोटाइड पे, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पे जो OH अवेलेबल होता है उसके साथ बनाएगा बॉन्ड। तो ये यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, इसको मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसी तरह ये वाला आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ, और इस तरीके से एक स्ट्रैंड जो है वो बनता चला जाएगा। तो अगर इसमें गौर से देखें तो ये जो पेंटोज शुगर है और ये जो फास्फेट ग्रुप है, ये दोनों एक स्ट्रैंड, ये इस तरह की एक स्ट्रैंड जा रही है, और ये बीच बीच में नाइट्रोजनस बेस जो है वो निकले हुए, ये बीच बीच में क्या निकले हुए, नाइट्रोजनस बेस, जबकि ये एक जो हमारे पास बिल्कुल लाइन में ऊपर जा रही है, एक मुकम्मल लाइन जा रही है, तो इसको कहते हैं बैकबोन। इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन। तो बैकबोन ऑफ डीएनए वो कौन बनाते हैं, वो हमारे पास पेंटोज शुगर और जो फास्फेट का ग्रुप है वो हमारे पास क्या बनाएंगे, वो हमारे पास बैकबोन ऑफ डीएनए बनाएंगे, जबकि जो बीच में सेंटर में जो चीज आएगी वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। ये तो बना लिया हमने एक स्ट्रैंड। अब डीएनए की केस में एक बात और याद रखो कि एक स्ट्रैंड हमेशा, ये जो डबल स्ट्रैंड इसको बोलते हैं ना, तो इसके दो स्ट्रैंड होंगे, एक स्ट्रैंड तो ये बन रहा है, जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अब एंटी पैरेलल क्या होगा, एंटी पैरेलल का मतलब कि अगर एक का मुंह उस तरफ है तो दूसरा इसके उल्टा आएगा, तो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं उल्टे वाले मुंह वाले एंटी पैरेलल, दूसरा स्टैंड हम ड्रा करते हैं, दूसरे स्टैंड को हम उल्टा बनाएंगे। उल्टा इन द सेंस कि बिलफर्ज ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा उल्टा इसका कैसे बनेगा, मतलब उसका मुंह नीचे की तरफ होगा, एक न्यूक्लियोटाइड होगा। इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्या है, इसको मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ, यहाँ पे एक हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड होगा, और एक हमारे पास उल्टा स्टैंड ये न्यूक्लियोटाइड का होगा। अब ये स्टैंड सीधा इस तरफ ऊपर जा रहा है और दूसरा उसके उल्टा आ रहा है, उसके एंटी पैरेलल आ रहा है। तो अगर इसको उल्टा मैंने बना दिया तो बिलफर्ज ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ये क्या हमारे पास कार्बन नंबर 1 सबका, ये हमारे पास क्या होगा, कार्बन नंबर 1, फिर ये वाला 2, ये वाला 3, मतलब इसी को ऑपोजिट करना है। ये हमारे पास OH है, ये हमारे पास OH है, ये हमारे पास OH है, और ये हमारे पास यहाँ पे होगा कार्बन नंबर 5, जिसके साथ क्या लगा होगा, फास्फेट का ग्रुप अटैच हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं फास्फेट के ग्रुप जो है वो अटैच कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फास्फेट को ग्रुप अटैच कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से ये वाले जो है ये भी आपस में बॉन्ड बना लेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ये भी अगले के साथ बना देगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक स्ट्रैंड ये बन गई। अब ये एंटी है, पैरेलल और कंप्लीमेंट्री भी है। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का क्या मतलब होगा कि अगर इस वाले न्यूक्लियोटाइड पर थायमीन लगा हुआ है तो हमेशा इसके ऑपोजिट वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उस पे एडेनिन लगा होगा, उस पे क्या लगा होगा, एडेनिन। तो इस पे मैं लगा देता हूँ कि ये हमारे पास एडेनिन है, ये क्या हमारे पास एडेनिन है। इसी तरह ग्वानिन का ऑपोजिट हमेशा साइटोसिन आएगा, क्या आएगा, साइटोसिन, और साइटोसिन के ऑपोजिट हमेशा एडेनिन आएगा, एडेनिन कह रहा हूं, ग्वानिन आएगा। तो ग्वानिन, फिर ये साइटोसिन, फिर ये ग्वानिन। अब हमने क्या बात है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास एडेनिन और थायमीन है उसके दरमियान दो बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं, दो बॉन्ड। तो इसके दरमियान हमने बॉन्ड बना लिए दो, दो हाइड्रोजन के बॉन्ड बने। ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड बनते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान भी कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो अब अगर गौर से देखो तो बैकबोन में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही थी वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जो कि ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 के बीच बन रहा है।
जबकि हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेसेस अटैच है और दोनों स्ट्रैंड्स के जो बेसेस हैं, मतलब इस स्ट्रैंड की ये वाली बेस और इस स्ट्रैंड की ये वाली बेस, वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जिसमें थायमीन एडेनिन के साथ 2 बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है। फिर वो डिफरेंट वेरिएशन हो सकता है पूरे गैंग में हजार हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हो, सारे साइटोसिन ग्वानिन वाले हो सकते हैं, वो रिपीटेड हो 80 तो इसमें अनलिमिटेड हमारे पास सीक्वेंसेस हो सकती है इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स की। लेकिन हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से आएगा कि हमेशा ए है टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जबकि जी है वो सी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ए टी के साथ डबल बॉन्ड, जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। ये बात समझ आ गई। एक बात इस यहाँ पे और से देखो, अगर इस स्ट्रैंड को हम कंसीडर करें, या ये डीएनए की एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ये एक न्यूक्लियोटाइड था ना, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके एक और मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड मिल गए। एक न्यूक्लियोटाइड था, फिर कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले तो उन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। अब इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में देखो, पहले वैसे इसके साथ 3 ग्रुप थे, जब ये वाला बॉन्ड बनता है तो 2 जो फास्फेट के ग्रुप हैं वो हमारे पास रिलीज हो जाते हैं, 2 फास्फेट के ग्रुप क्या होंगे, रिलीज होंगे, यहां से वो रिलीज हो जाएगी। इस चीज को समझो, ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई। दूसरी बात, अगर इस वाले स्ट्रैंड को देखो तो इसका जो कार्बन नंबर 3 है, ये वाला, ये OH का जो ग्रुप है इस स्ट्रैंड का, ये कार्बन नंबर 3 पे जो OH है ये फ्री है, बिल्कुल ये सबसे पहले वाला हमारे पास क्या है, सबसे पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है, तो उसके ये जो OH है वो अभी तक फ्री है। इस एंड को हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड। कौन सा एंड, इस स्ट्रैंड का ये वाला एंड होगा 3 प्राइम एंड। इसका 3 प्राइम का मतलब क्या है कि इसका जो कार्बन नंबर 3 का OH है वो अभी फ्री है, उसने किसी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर आगे सारे बॉन्ड बनते बनते अगर स्ट्रैंड के दूसरी कोने पे चले जाए तो वहां पे उसी स्ट्रैंड के अगर इस पे 3 एंड प्राइम जो है वो हमारे पास फ्री है, तो आखिरी वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसी रस्सी के, मतलब एक रस्सी है, ये हमारे पास क्या है, एक रस्सी है और ये ऊपर जा रही है, तो इसके इस एंड पे हमेशा 3 प्राइम अगर फ्री है तो दूसरे एंड पे देखो तो ये फास्फेट जो 5 कार्बन पे था वो फ्री है। वो क्या है, क्योंकि उसने अभी किसी और हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये फास्फेट ग्रुप फ्री है। तो अगर ये देखें तो ये 3 प्राइम एंड होगा और ये वाला हमारे पास 5 प्राइम एंड होगा। तो डीएनए में जो 3 प्राइम 5 प्राइम वाला सीन है वो ये चक्कर है। 3 प्राइम का मतलब क्या कि एक न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 3 है वो फ्री है, जबकि आखिरी जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है उसका जो फास्फेट ग्रुप है जो कार्बन नंबर 5 पे लगा हुआ है वो फ्री है। तो ये 3 प्राइम 5 प्राइम की भी समझ आ गई। फिर हम कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल क्या कि अगर इसी के ऑपोजिट आ जाए तो ये देखो इस वाले स्ट्रैंड में OH जो है वो फ्री है, तो इसका एंटी पैरेलल अगर ये 5 एंड था, ये हमारे पास क्या था, 5 एंड था, इसका ये ऊपर वाला 5 एंड आ गया, उसी के एंटी पैरेलल एक स्ट्रैंड नीचे आ रहा था, ऐसे आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जब ये आ रहा था तो उस पे देखा जाए तो जो कार्बन नंबर 3 का OH है वो फ्री है, जबकि आखिर में आ जाए तो कार्बन नंबर 5 का जो फास्फेट ग्रुप है वो फ्री है। तो ये समझ आ गया, जो 5 to 3 या 3 to 5 का काम जो होता है कि हमारे पास जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, कि अगर एक स्ट्रैंड का हमारे पास 3 प्राइम होगा तो उसी के साथ जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसका 5 प्राइम होगा। इस तरीके से ऊपर की तरफ से देखें तो एक स्ट्रैंड 5 प्राइम वाला है, दूसरा हमारे पास 3 प्राइम वाला है, तो ये एंटी पैरेलल हो गए। क्या हो गए, एंटी पैरेलल। स्ट्रक्चर वाइज मैंने बता दी कि ये काम कैसे होते हैं। 3 प्राइम का मतलब होगा OH ग्रुप फ्री है, 5 प्राइम का मतलब होगा कि फास्फेट का जो ग्रुप है वो फ्री है। दोनों एंटी पैरेलल में तो हमेशा अगर ये वाला 3 प्राइम होगा उसका ऑपोजिट 5 प्राइम होगा, और जो उसका ऑपोजिट जो एंटी पैरेलल दूसरा स्ट्रैंड आएगा उसका ऊपर हमारे पास 3 होगा, नीचे हमारे पास क्या होगा, 5 प्राइम होगा, और बीच में हमारे पास क्या है, बीच में हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेसेस जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये चीज समझ आ गई। ये हमारे पास बैकबोन था जिसमें पेंटोज और फास्फेट ग्रुप इन्वॉल्व थे, जिसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा था, और जो बीच में है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे विद इन नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें एडेनिन ग्वानिन के साथ, और एडेनिन जो है थायमीन के साथ बना रहा है बॉन्ड, और जो ग्वानिन है वो फिर साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये बात भी होपफुली समझ आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा इजी कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, इजी। ये बात समझ आ गई। बायोकेमिस्ट्री डीएनए की जो थी वो चीज हमें समझ आ गई, जिसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन, ग्वानिन, हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, 5 प्राइम 3 प्राइम, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। ये चीजें हो गई है। अब ये जो डीएनए था हमने बेसिकली इसको ऐसे ड्रा किया ना, ये एक सीढ़ी की तरह था, जिसका अगर ये 3 प्राइम है ये 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम होगा ये 5 प्राइम होगा। आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया था एडेनिन और ग्वानिन के साथ। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये बीच में बॉन्ड बना रहा है। बिलफर्ज ये हमारे पास एडेनिन है तो इसके सामने क्या आएगा, थायमीन। ये अगर ग्वानिन है तो इसके सामने साइटोसिन, ये साइटोसिन है तो सामने ग्वानिन, ये थायमीन है तो सामने एडेनिन, ये ठीक है। उसके बाद अगर ये एडेनिन है तो इसके सामने थायमीन, ये साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन, और ये आपस में देखा जाए तो ये एडेनिन और थायमीन के दरमियान कितने बॉन्ड्स हैं, 2, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3, तो ये 3 फिर ये 2 फिर ये 2 फिर ये 3।
तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक सीढ़ी की तरह हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब ये सी का हमेशा 5 उल्टा जी आएगा, तो ये जी और सी, ए और टी, अब ये सारे क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, क्योंकि ये एंटी पैरेलल में डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक सीधा जा रहा है तो दूसरा उल्टा नीचे आएगा, तो इस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो ये बात भी समझ आ गई। लेकिन जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली ऐसा नहीं होता। बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। वो कैसे होता है कि तुम दो रस्सियों को आपस में लपेट दो ना, तो वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें हेलिकल फॉर्म में आ जाता है, मतलब ये थोड़ा सा आपस में हेलिकल फॉर्म में होगा, रोटेट हुआ होगा, तो वो रोटेशन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डबल हेलिक्स बनेगा। डबल हेलिक्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड क्या है हमारे पास, ये है, एक स्ट्रैंड हमारे पास क्या है, ये, और एक स्ट्रैंड ये है, ये हमारे पास 3 प्राइम है, ये हमारे पास क्या है 3 प्राइम, ये 5 प्राइम होगा। अब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला 3 प्राइम है, क्या होगा, ये ऐसे आ रहा है, हाँ ठीक है, ये 3 प्राइम है, जो चलता चलता यहाँ आ गया तो ये 5 प्राइम है। लेकिन आपस में इन्होंने हेलिक्स के फॉर्म में, जैसे रस्सी एक दूसरे पे लिपट जाती है ना, तो जो स्ट्रक्चर बनता है इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। इसको मैं थोड़ा सा सही से ड्रा कर लेता हूँ कि इसको हमने काफी समझना है, अभी इसको हमने काफी समझना है, और लेक्चर मुझे पता है काफी लंबा होने वाला है, लेकिन बस ये लास्ट टॉपिक्स है। ये हमारे पास एक है ऐसे, ये हमारे पास दूसरा आ रहा है ऐसे, सही हो गया। ये हमारे पास 3 प्राइम होगा, इसको मैं 3 प्राइम कह देता हूँ, तो इसका दूसरा कोना क्या होगा 5 प्राइम। अगर ये 3 प्राइम है तो इसका दूसरा कोना क्या होगा 5 प्राइम। अब इस चीज को समझाने की तो जरूरत नहीं है कि 3 प्राइम 5 प्राइम जो है क्यों लिखा जाता है, या जो 3 5 ये क्यों लिखा जाता है। फिर ये आपस में देखो ये ट्विस्टेड फॉर्म में आ गए, हेलिकल के फॉर्म में आ गए। अब ये एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये, तो ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में आ गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा डबल हेलिक्स। अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास ये आपस में बॉन्डेड है ऐसे, ये आपस में क्या है बॉन्डेड है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से शुरू होगा और ये चलता जाएगा ऐसे। अब ये बीच में क्या है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और ये साइडों पे क्या है, साइडों पे हमारे पास बैकबोन है जिसमें पेंटोज शुगर और फास्फेट का ग्रुप इन्वॉल्व है। तो ये आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, जबकि आपस में ये जो दो स्ट्रैंड्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था बेसिकली डीएनए का, इस तरह का जो स्ट्रक्चर था ये हमें प्रोवाइड किया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। तो अगर सवाल आ जाए कि व्हाट इज वाटसन एंड क्रिक मॉडल, तो उसमें ये जो चीजें हम डिस्कस करेंगे ये चीजें सारी बतानी है। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का ये फिजिकल मॉडल पेश किया था, और 1962 में उनको नोबेल प्राइज इस बात पे दिया गया था। तो उनके मुताबिक डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड है, फिर डबल हेलिक्स है, एक उसमें 3 प्राइम होगा, दूसरा उसमें 5 प्राइम होगा। उसके बाद क्या है, अगर हम गौर से देखें, क्या करें गौर से देखें, तो यहाँ पे तो ये बीच बीच में लग रहा है, लेकिन एक चीज मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का मैं समझाता हूँ। ये देखो टर्न ले रहा है, ये क्या ले रहा है, जो दो स्ट्रैंड्स है वो होने के बाद थोड़ा सा टर्न लेती है, फिर दूसरी साइड पे जाती है। मतलब ये इधर आ रहे थे, फिर उन्होंने टर्न लिया, फिर गए, फिर इन्होंने टर्न लिया। तो अगर इन टर्न्स में हम बात करते हैं, ये बेसिकली टर्न्स ऐसे होते हैं। ये जो टर्न्स होते हैं, ये डीएनए है, ये उस पर दूसरा डीएनए है, ये क्या हमारे पास है एक दूसरा डीएनए। तो इसमें दो ग्रुप बनते हैं, दो हमारे पास घड़े बनते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो ये एक जो साइड होता है हमारे पास, उसमें बड़ा सा ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं मेजर ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप। और एक साइड पे जो है छोटा सा गड़ा बनता है। जब ये तुम रस्सी ट्विस्ट करोगे तो वहां पे समझ आ जाएगी कि एक साइड पे उसका मेजर ग्रुप बनता है, वहां पे थोड़ा सा टर्न जो है ना वो उस तरफ झुका होता है, जबकि दूसरी तरफ पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होंगे, माइनर से जो है छोटा सा एक ग्रुप बनेगा, एक गड़ा सा बनेगा, उसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। तो जो रेप्लिकेशन के एंजाइम्स है वो सारे यहाँ माइनर ग्रुप पे आके अटैच हो जाते हैं। बहुत सारे ड्रग्स के भी जो टारगेट है वो माइनर ग्रुप है, एक मेजर ग्रुप होता है। अब ये एक हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक टर्न, एक हेलिकल टर्न, वन हेलिकल टर्न। मतलब ये मोड, उस वन हेलिकल टर्न में हमारे पास एक मेजर ग्रुप बनेगा, एक माइनर ग्रुप बनेगा। ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद अगर हम देखें मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप भी हो गए, तो ये जो बीच में इन दो स्ट्रैंड्स का जो फासला है, ये वाला जो फासला है, ये जो 5 और 3 जो हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं, इन स्ट्रैंड्स के बीच जो फासला है वो हमारे पास है 2 नैनोमीटर। क्या है हमारे पास 2 नैनोमीटर। इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास 2 नैनोमीटर है।
2 नैनोमीटर या इसको 20 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं। 20 एंगस्ट्रॉम कैसे है, क्योंकि हमारे पास 2 × 10⁻⁹ मीटर हो गया अगर नैनो का मीटर की फॉर्म में लिखें। तो फिर 1 एंगस्ट्रॉम जो 1 नैनोमीटर के अंदर हमारे पास बेसिकली 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10। तो एंगस्ट्रॉम जो है ये वाला जो है वो 10⁻⁻10 को शो करता है। किसको शो करता है? -10 को। तो इसको अगर मैंने -10 करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 20 × 10⁻, क्या होगा, 20, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम है। ये क्या हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम, तो इसके दो यूनिट मतलब इसको एंगस्ट्रॉम में भी शो किया जाता है, फिर ये 20 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। या फिर 2 नैनोमीटर, इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास ये दो स्ट्रैंड्स के दरमियान फासला होगा ये 2 नैनोमीटर है। फिर ये जो 1 टन है, कौन सा, ये वाला 1 टन, इस 1 टन के अंदर बेसिकली 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स। तो एक जो हमारे पास टन है उसके अंदर कितने बेस पेयर्स होंगे? 10 बेस पेयर्स। मतलब एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये वाला, ये वाला, इस तरीके से हमारे पास 10 जो बेस पेयर्स हैं वो एक ही इस टन के अंदर होंगे। ये इसके अंदर कितने होंगे? 10 बेस पेयर्स। फिर ये जो यहाँ 1 टन की जो लंबाई है, ये तो उसकी चौड़ाई हो गई ना, जो लंबाई है वो हमारे पास है 3.4 नैनोमीटर। लंबाई कितनी है इसके 1 टन की? 3.4 नैनोमीटर। चौड़ाई उसकी जो थी वो 2 नैनोमीटर थी। जो 2 नैनोमीटर है वो हमारे पास जो दो स्ट्रैंड्स है उनका आपस में फासला है। वो क्या है? उनका आपस में फासला है। जबकि जो 3.4 नैनोमीटर है वो इस टन का जो है ये कितनी लंबाई में, मतलब हर 3.4 नैनोमीटर के बाद डीएनए में टन आ रहा है, तो वो हमारे पास 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फासला है। तो अगर ये 3.4 पूरे टन का है तो अगर इसमें एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूँ, इन दो बेस पेयर का आपस में क्या फासला होगा? देखो 1 टन के अंदर 10 है, 1 टन के अंदर 10 बेस पेयर्स हैं, तो 3.4 को अगर मैं डिवाइड करूं 10 पे तो 0.34 नैनोमीटर क्या होगा? इन दो जो बेस पेयर्स हैं, एक ये ऊपर वाला बेस पेयर और एक नीचे वाला बेस पेयर, इनके दरमियान का जो फासला होगा वो हमारे पास क्या होगा? 0.34 नैनोमीटर या फिर क्या होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये बात भी समझ आएगी, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप का भी समझ आएगा, 5 प्राइम 3 प्राइम का भी समझ आ गया। और इसमें कोई चीज रहती तो नहीं है? आई थिंक मेरे ख्याल से जो डीएनए के स्ट्रक्चर में यही चीजें जो है वो सारी इंपॉर्टेंट थी। फासला क्या है, मेजर ग्रुप क्या होता है, माइनर ग्रुप क्या है, बेस पेयर कैसे बनते हैं, 5 प्राइम का मतलब क्या होगा, 3 प्राइम का मतलब क्या होगा, और ये इसमें क्या है, इसमें बेसिस है, जैसे ये एटी सीजी और उसके बाद सीजी जीसी एटी टीए उसके बाद टीए उसके बाद सी जी फिर जीसी। तो इस तरीके से अपन बीच में क्या होंगे? बेस पेयर्स होंगे। साइडों पे हमारे पास फास्फेट ग्रुप का एक जो बैकबोन है वो बना होगा। तो यहाँ पे आके जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमारा हो जाता है एंड। क्योंकि डीएनए में बेस पेयरिंग होती है, आरएनए का सिंपल है, आरएनए में डबल स्ट्रैंड नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो अगर आरएनए को समझना है तो आरएनए मतलब ये एक स्ट्रैंड ऐसे बना देता है, उसके साथ यहाँ पे बेस पेयर्स होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके साथ में प्रीफर ये ए टी सी और टी तो नहीं आता आरएनए में, आरएनए में यूरेसिल आएगा, थायमीन नहीं आएगा। उसके बाद फिर यू, फिर ए, उसके बाद फिर जी, फिर सी। तो आप देखो इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ये उसका दूसरा ऑपोजिट सीन नहीं है। बाकी वही है, एक अगर 3 प्राइम है तो दूसरा 5 प्राइम ही होगा, लेकिन उसके ऑपोजिट कुछ भी नहीं है। तो एक सिंगल स्ट्रैंड है जो बाहर निकल जाता है और उसमें थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे आरएनए का स्ट्रक्चर एक साथ क्लियर होगा। जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है उसमें सारी चीजें बतानी है कि जो ये बेस पेयर्स है वो हमारे पास एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जो फास्फेट का बैकबोन है वो हमारे पास पेंटोज फास्फेट करो, डीएनए का जो बैकबोन है वो पेंटोज करो फास्फेट बनाएंगे, जबकि उनके आपस में जो बॉन्डिंग है वो बेसिस बनाएगी, नाइट्रोजनस बेसिस बनाएगी। इनके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जबकि बेसिस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बात भी है। फिर इसमें मेजर ग्रुप होता है, माइनर ग्रुप होता है, दो स्ट्रैंड के आपस में फासला 2 नैनोमीटर है। एक जो हमारे पास हेलिकल टर्न है वो हमारा 3.4 नैनोमीटर का होता है, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वैसे तो हमारे पास 10.34 एग्जैक्ट, लेकिन उसको हम 10 कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ होता है, एक इतने बड़े जो हमारे पास डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट हुआ। तो उस चीज को हमने समझना है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर था, उसके बाद डीएनए की ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फंक्शन, तो इसकी लातादाद है ना बहुत सारे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे साथ देखने के लिए। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई मसला हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो और मुझे दुआ में याद रखो।